हेलो, दिस इज़ डॉक्टर दानिश। वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में है और इसका जो टाइटल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ लिविंग सेल। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक नेटवर्क जो होता है यही प्रोटीन सिंथेसिस की साइट भी कहलाता है किसी भी लिविंग सेल में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम गार्नियर था, जिन्होंने 1897 में सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पेनक्रियाज और सेलिवरी ग्लैंड्स की सेल्स में लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। दरअसल इन्होंने ये पेनक्रियाज और सेलिवरी ग्लैंड्स की जो सेल थी इनको डिफरेंट स्टेन से स्टेन किया था और इसके बाद इनको कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई दिया था न्यूक्लियस के सराउंड किया हुआ। ठीक है, तो इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को गार्नियर ने अर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया। ठीक है, और यानी कि 1897 में जो स्ट्रक्चर बताया गया था वो अंडर लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करके ही बताया गया था, यानी कि ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं था, ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं था। तो सबसे पहले जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो 1945 में कीथ आर पॉटर, एल्बर्ट क्लाउडे और अर्नेस्ट फुलम ने दिया। ठीक है, यानी कि डिटेल स्ट्रक्चर जो आज हम स्ट्रक्चर जो देखते हैं किताबों में, जो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया होता है, उससे इमेज ली गई होती है, वही आपको किताब में दिखता है। ठीक है, और इस जो टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, दरअसल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नाम दिया गया था वो 1953 में कीथ आर पॉटर ने ही दिया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखिए लिटरली मीन क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक मतलब एंडोप्लाज्म में पाया जाने वाला, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, जो न्यूक्लियस के को सराउंड किया होता है। साइटोप्लाज्म का जो हिस्सा होता है जो अंदर की तरफ होता है उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं, और जो बाहर की तरफ होता है जो मेम्ब्रेन के पास होता है वो एक्सोप्लाज्म कहलाता है। तो एंडोप्लाज्म में यानी कि न्यूक्लियस के पास इनको एक नेटवर्क दिखाई दिया जिसको इन्होंने नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं। अक्रेंस मतलब ये किन सेल्स में पाया जाता है। एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज एंड जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स मीन गैमीट्स, यानी कि गैमीट्स में नहीं होगा, और मैच्योर जो आपकी आरबीसी होती हैं उनको छोड़कर ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्चुअली इट इज़ अ वेल डिफाइंड नेटवर्क ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स। जैसे पिछले लेक्चर में गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर को हमने दिखाया था, उसमें भी तीन मेन कंपोनेंट्स थे जिनका नाम यही था, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स, पर उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, और वो दूसरा ऑर्गेनल था और ये एक सेपरेट ऑर्गेनल है। ठीक है, तो जो सबसे इनका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो सिस्टर्नी कहलाता है। Cisternes are closed, unbranched, flattened, membrane-bound sacs which have diameter at about 40 to 50 micrometer. Okay, and these cisternes emerge from the outer membrane of the nuclear envelope and mostly extend up to plasma membrane। यानी कि सेक-लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये शीट की तरह मतलब आपको कहीं कहीं शीट भी लगते हैं, शीट ऑफ सिस्टर्नी भी इनको बोला जाता है। शीट की तरह लगते हैं, के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती हैं, और ये जो होती हैं ये न्यूक्लियस की जो एनवेलप होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन से ये एमर्ज होती है, और ये पूरी साइटोप्लाज्म में एक सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, और ये मोस्ट ऑफ द सेल्स में जो न्यूक्लियर में जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वहाँ तक जाता है। ठीक है, और इसमें जो ये जो सिस्टर्नीज होती हैं, मोस्ट ऑफ द सिस्टर्नीज हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस इन एंडोप्लाज्म
इन एंडोप्लाज्मिक रीजन। तो एंडोप्लाज्मिक रीजन में जो सिस्टर्नी होती हैं उन पे राइबोसोम्स वो बियर करती हैं, जिसकी वजह से उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। और जो एक्सोप्लाज्म में जो हिस्सा होता है सिस्टर्नीज का, वहाँ पे वो शेड कर देती हैं राइबोसोम्स को, वहाँ राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसलिए वो स्मूथ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नीज कहलाती हैं। ठीक है, दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो वेसाइकल है। वेसाइकल जो होती है ये दीज आर राउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स विच हैव a diameter from 25 to 500 माइक्रोमीटर। ओके, और इस पे जो होते हैं बहुत सारे ये जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसाइकल्स होती हैं उन पे बहुत सारे राइबोसोम्स स्टड किए होते हैं, मतलब उनकी मेम्ब्रेन से ये चिपके होते हैं, स्टिक किए होते हैं राइबोसोम्स, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि रफ ईआर की जो वेसाइकल होंगी उसमें राइबोसोम स्टड किए होंगे, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसाइकल होंगी वो भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही होंगी लिपिड्स के, पर उसके ऊपर उनकी मेम्ब्रेन पर जो राइबोसोम्स हैं वो स्टिक नहीं किए होते हैं। ठीक है, जो थर्ड स्ट्रक्चर है ये है ब्राइन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, और इसका ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं इनका जो डायमीटर होता है ये 50 to 100 माइक्रोमीटर होता है, और एंड दे लैक राइबोसोम्स, इनमें राइबोसोम्स इसके ऊपर नहीं पाए जाते हैं, और ये प्योरली जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर आगे आएगा अगले स्लाइड में तो उससे आपको समझा देंगे। ER इन एन एनिमल सेल, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखिए हमने सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, जो आपको बताया था कि देखिए न्यूक्लियस के ये आउटर मेम्ब्रेन से इमर्ज कर रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। ठीक है, और फिर बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ सिस्टर्नीज आपको दिखा रही हैं, और ये जो ER का जो पूरा पार्ट है ये इमर्ज हो रहा है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रहा है। इसमें सिर्फ यही दिखाया है आपको। ठीक है, अगले देखिए इस डायग्राम में आपको क्या दिखाया है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अच्छे से दिखाया है कि उसके क्या कंपोनेंट हैं, कैसे मतलब वो अरेंज होते हैं। तो न्यूक्लियस से देखिए सबसे पहले जो सिस्टर्नीज निकल रही हैं जिन पे राइबोसोम्स बियर भी किए हुए हैं, उन सिस्टर्नीज, ये सिस्टर्नीज किसकी हैं, ये हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और आप आगे देखिए कि कुछ जो सिस्टर्नीज हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एंडोप्लाज्म में देखिए यहाँ दिखाया है एंडोप्लाज्म में, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक्सोप्लाज्म में दिखाया है। इसके बाद जो है ये पॉलीगोनल एरे ऑफ ट्यूब्यूल्स, यानी कि ट्यूब्यूल्स क्या, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सिस्टर्नीज भी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, और ये जो हैं ये पॉलीगोन कहीं कहीं बनाते हैं। देखिए कहीं कहीं पॉलीगोन सा लग रहा है, स्पेशली देखिए ये जो आपको बीच में हॉलो पार्ट है ये पॉलीगोन टाइप का यहाँ पे महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हैं ये ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल का नेटवर्क है, और ये किससे अटैच है, सिस्टर्नी से अटैच है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो इस तरह से इस डायग्राम में आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाया गया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के करीब है, एंडोप्लाज्म में है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सोप्लाज्म में है। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। ये दो टाइप्स की अभी आपने देखा है, पिछले जो स्ट्रक्चर का डायग्राम था उसमें आपको दिख ही रहा था कि दो टाइप के होते हैं। और इसका जो बेसिस होता है इनको क्लासिफाई करने का वो होता है द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। अगर सरफेस मतलब इनके जो तीन कंपोनेंट हैं उसमें से सिस्टर्नी और वेसाइकल पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट हैं तो वो हो जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट, और अगर नहीं है राइबोसोम प्रेजेंट तो वो हो जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट। तो इस तरह से ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेनुलर भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो होती हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लार्जर इन साइज में सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है यही होता है RER का, एंड दे आर फाउंड इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स।
और प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स, ज़्यादातर सेल्स जो हैं वो प्रोटीन ही बनाती हैं। तो ये यानी कि ज़्यादातर सेल्स में, ये सभी सेल्स में लगभग होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम दूसरा आ जाता है स्मूथ या ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ए ग्रेनुलर का मतलब यह है, का मतलब है कि जो राइबोसोम जो ग्रेन्यूल्स की तरह होते हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे, तो ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगी। ये लिटिल इन साइज, ये इसका जो पोर्शन होगा कंपेरेटिवली साइज में, तो इसका पोर्शन कम होगा, लिटिल होगा साइज में। एंड फाउंड इन अबेंडेंट इन हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स किन सेल्स को कहते हैं? लिवर सेल्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम कॉमन फंक्शन पे आ जाते हैं। तो दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे वो RER हो चाहे वो SER हो, वो बोथ एक्ट एज साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। मतलब मैकेनिकल सपोर्ट भी देती हैं सेल को और उसको एक पर्टिकुलर शेप देती हैं, ठीक है। और दूसरा जो कॉमन फंक्शन है इनका ट्रांसपोर्टेशन में है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल मटेरियल फॉर बायोजेनेसिस। तो बहुत सारे जो एसेंशियल मटेरियल हैं वो वेजाइकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इन दोनों तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और ये क्या ले जाते हैं? एसेंशियल मटेरियल ले जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनल्स को, सेल मेम्ब्रेन को, एक्सटीरियर को, फॉर बायोजेनेसिस। मतलब उनको ऑर्गेनल्स के फॉर्मेशन, नए ऑर्गेनल्स का जो फॉर्मेशन होता है उनके लिए ये एसेंशियल मटेरियल को कैरी करते हैं या उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ RER। स्पेसिफिक फंक्शन में देखिए, मैं आपको कुछ खास फंक्शन बताता हूँ जो RER और SER करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक फंक्शन है RER का, सबसे पहले ये रफ हैं, ग्रेनुलर हैं। तो ग्रेनुलर का मतलब यानी कि राइबोसोम्स इन पे प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले ये क्या करती हैं? दे प्रोवाइड, ठीक है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ लिविंग सेल। किसी भी लिविंग सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है वो रफ ER है, ठीक है। कहाँ पे प्रोडक्शन होगा? राइबोसोम्स में होगा। राइबोसोम्स कहाँ अटैच रहेंगे? RER पे, तो साइट RER है। अब दूसरा आ जाता है, इसका है RER फॉर्म्स द ट्रांजिशन वेजाइकल्स, और ब्रैकेट में जो देखा है 60 nm, ये इसका डायमीटर होता है, ये छोटे साइज में होती हैं, और ठीक है। तो ये ट्रांजिशन वेजाइकल वो होती हैं जो RER से इमर्ज होती हैं और जो गोल्जी एपरेटस होता है उसके सिस फेस पे, जो फेस पे जो सिस्टर्नी होती हैं वहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कैरी करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं एसेंशियल मटेरियल को, ठीक है। या फिर वो प्रोटीन को कैरी करती हैं जो जिसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल अभी चेंजेस होना है, जिसमें फोल्डिंग होना है, ठीक है। विच कैरी प्रोटीन्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, वो मैंने जो आपको बताया कि फोल्डिंग वगैरह होना है और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होगी तो उसको ले जाती हैं, ठीक है। ये ट्रांजिशन वेजाइकल कहाँ से निकलती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसका डायमीटर, ये छोटी होती हैं साइज़ में। अगर गोल्जी एपरेटस की हम सिक्योरिटी वेजाइकल से इनकी कंपैरिजन करें तो वो 100 nm की होती हैं और ये 60 nm की होती हैं, तो यानी कि ये साइज़ में छोटी होती हैं। तीसरा जो मेजर फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है, वो है रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग टीलोफेज। आपने देखा होगा जब किसी भी सेल में सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है तो प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है, और फिर ये रीअपियर कब होती है? रीअपियर होती है सेल डिवीज़न के ही जो टीलोफेज स्टेज आती है उसमें ये रीअपियर होने लगती है, और वहाँ पे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, सेल बाई न्यूक्लिएट हो जाती है, फिर बाद में उसकी कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस होती है ना, साइटोकाइनेसिस, बाद में सेल 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो टीलोफेज में यानी कि जब न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड कर चुका है 2 में, 1 से 2 बन चुका है, तो वहाँ पे फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस में अपीयर होती है। तो रीअपियरेंस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की होती है वो उसमें सबसे जो मेजर पार्ट कौन प्ले करता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, यानी कि सेल डिवीज़न में टीलोफेज में इसका बड़ा रोल है, वहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रीअपियर कराती है। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ SER। SER का जो मेजर फंक्शन हैं उसमें पहला है फैटी एसिड और फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस करना। आपको मैंने बताया कि वो प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। RER और SER जो होती हैं ये लिपिड्स से
के ट्रांसपोर्टेशन इसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और सिंथेसिस ये दूसरा क्या करती हैं, बड़ा स्टेरॉइड हार्मोन को भी प्रोड्यूस करती हैं, सिंथेसिस करती हैं। और स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जांपल क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, जो मेल्स में होता है हार्मोन, मेजर जो आपका मेल हार्मोन जो है उसका फॉर्मेशन भी एसईआर में होता है। और एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है, इसका फॉर्मेशन भी एसईआर में होता है। तीसरा जो मेजर फंक्शन है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, यानी कि और डिटॉक्सिन्स आपकी बॉडी में कैसे आ सकते हैं, वो किसी भी मतलब वो पेस्टिसाइड के फॉर्म में आ सकते हैं, कार्सिनोजन के फॉर्म में आ सकते हैं। आप मतलब कोई होता नहीं, कोई ड्रग एडिक्ट है तो ड्रग ले रहा है तो ड्रग भी हार्मफुल हो सकते हैं, तो वो ड्रग एडिक्शन में ड्रग को लेता है तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना। एक्सेसिव एल्कोहल अगर कोई ले रहा है तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना कहाँ पे होता है, लिवर सेल्स में होता है, ठीक है। और ये करते क्या हैं, दरअसल ये होते हैं, ये एसईआर में क्या होता है कि ये जो केमिकल होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं ज़्यादातर, जो आपके हार्मफुल केमिकल होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी, वाटर हेट, जो वो वाटर में सॉल्युबल ना हो। तो यानी कि जब सॉल्युबल नहीं होंगे तो वाटर में सॉल्युबल होकर एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे, फिर मतलब यूरिन के साथ पास नहीं हो पाएंगे बॉडी से। तो इसलिए सबसे पहले एसईआर का काम होता है कि इन हार्मफुल केमिकल को लिवर में, जो लिवर की सेल्स होती हैं वहाँ पे जो एसईआर होती हैं वो इनको कन्वर्ट कर देती हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में। और वाटर सॉल्युबल जब, यानी कि ये मेजर काम यही हुआ कि हाइड्रोफोबिक हार्मफुल केमिकल्स को इन्होंने वाटर सॉल्युबल केमिकल में कन्वर्ट कर दिया और वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर जाते हैं, निकल जाते हैं और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो ये मेजर जो फंक्शन है एसईआर का वो डिटॉक्सिफिकेशन है। और इसके अलावा जो है ये हेल्प करती हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस में। ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन ग्लूकोज, यानी कि ग्लाइकोजन क्या है, किसी भी एनिमल या ह्यूमन सेल में जो आपका स्टोर्ड फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और जब आपकी बॉडी को खाना नहीं मिल रहा होता है, स्टारवेशन में होती है या फास्टिंग में आप हैं, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी ग्लाइकोजन को तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है उसका ग्लूकोज में, ताकि ग्लूकोज जो है, जो वाटर सॉल्युबल होता है और एकदम एनर्जी आपको बॉडी को देता है, तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सके इसके लिए आपका स्टोर्ड फूड टूटना शुरू हो जाता है ग्लूकोज में, ताकि आप सरवाइव कर पाएँ या आप सस्टेन कर पाएँ, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन एसईआर के हो गए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम और जो कंपोनेंट्स रह गए हैं या जो ऑर्गेनल्स रह गए हैं, अच्छा ऑर्गेनल्स जो हैं वो यहाँ पे एक शब्द यहाँ ऑर्गेनल्स का भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्गेनल्स का मतलब होता है लिटरली मीन जो होता है वो ये होता है कि लिटिल ऑर्गन्स। तो सेल के अंदर, क्योंकि सेल तो खुद ही एक छोटी सी एक टाइनी यूनिट है लाइफ की, तो इसमें जो ऑर्गन है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब जो बचे हुए ऑर्गेनल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है यानी कि प्लास्टिड है, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, वो अगले लेसन में, अगली वीडियो लेक्चर में हम उनको लेंगे। तब तक के लिए बाय।